चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है अ बॉडी मूविंग इन अ कर्व पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी जो मूव कर रही है कर्व पाथ के अंदर राउंड ट्रैक के अंदर मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। वो कहता है कि डज द बॉडी पोसेसेस एनी एक्सेलरेशन एक्सप्लेन इन फोर लाइंस। कि अगर एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है थ्रू आउट द मोशन, तो वो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं। वैसे तो एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटीन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, लेकिन जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर और रेट के जो रेडियस अराउंड द सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। ये हमारे पास जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है, तो आप कह सकते हैं कि g के बॉडी जो है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अराउंड द कर्व पाथ मूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। जैसे कि हमने पढ़ा है, वो कहता है जी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वो बैलेंस करती हैं एक दूसरे को। हमने पीछे जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे के अंदर घुमाए रखती है, यानी कि इनवर्ट की तरफ लग रही होती है, ठीक है, अराउंड द एक्सिस लग रही होती है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड लग रही होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो दायरे के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना भी यहाँ पे लाजमी है, तब भी जाके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दायरे के अंदर मूव करेगा, एक दोनों फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 अ ग्लास lying on a table does not possesses friction why। वो कहते हैं जी ग्लास जो है टेबल पर पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे पास ये डस्टर का देख लें यहाँ पे टेबल पर पड़ा हुआ है, तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे होगी कि नहीं, ये फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी कि नहीं। फ्रिक्शन तो जब कोई बॉडी मूव करती है तब जाकर हमें पता चलता है कि इसमें फ्रिक्शन है कि नहीं। अब अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो उसके अंदर आप नहीं कह सकते यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तब होगी तब आपको पता चलेगा जब कोई बॉडी मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डू वी पुट सम पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड व्हाइल प्लेइंग। यानी कि कैरम बोर्ड आपने देखा होगा कि गेम में हमारे आप कह सकते हैं वहाँ पे पाउडर वहाँ पे क्यों यूज कर सकते हैं, स्टिक के साथ आप पाउडर को जो कैरम बोर्ड में हमारे पास जो पीसेस होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं पाउडर को क्यों यूज करते हैं। पाउडर को हम इसलिए यूज करते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम पाउडर यूज करेंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे जो पीसेस होंगे वो मूव करेंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाई डज द मोशन ऑफ अ व्हीकल बिकम अनकंट्रोल्ड ऑन एन आइली रोड। यानी कि एक कार जो अगर मूव कर रही है आइली रोड पे उसकी मोशन अनकंट्रोल्ड क्यों हो जाती है। हमने पीछे पढ़ा है कि जब आइली सरफेस होगी या फिर बारिश वगैरह की चांस होगा, कोई ऐसा कोई वेट सरफेस होगी या आइली सरफेस होगी, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाती है। और जो फ्रिक्शन की ना होने की वजह से, फ्रिक्शन के कम होने की वजह से जो है बॉडी जो है मूव नहीं करती अराउंड द, आप कह सकते हैं कि सर्कुलर पाथ या जो भी है। तो वो सीधी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर कार मूव कर रही है, अगर आइली सरफेस या वेट सरफेस है तो वो स्किड ऑफ हो जाएगी, यानी कि अपने ट्रैक से हट जाएगी फ्रिक्शन ना होने की वजह से। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैन वी वॉक इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। कहते हैं हम चल सकते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो। नहीं, हम नहीं चल सकते अगर फ्रिक्शन ना हो। चलने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है बिटवीन आपके शूज और जो सरफेस है जिसमें आप चल रहे हैं, उसके बिना फ्रिक्शन होगी तो आप इजीली यहाँ पे चल सकते हैं, नहीं तो आप स्लाइड हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डज फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। जो काम करने की सलाहियत है किसी भी मशीन की वो फ्रिक्शन क्यों कम कर देती है। जैसे पार्ट होते
होते हैं किसी मशीन के जो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके दरमियान अगर फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होती है, अगर उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर रिक्वायर होती है तो इसलिए हमारे पास जो फ्रिक्शन होगी, एफिशिएंसी ऑफ मशीन को वो डिस्टर्ब करेगी, वो कम करेगी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है उस फ्रिक्शन को, कुछ एनर्जी हमें फ्रिक्शन को दूर करने में लग जाती है, बाकी एनर्जी किसी हम वर्क ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिंपली के जो फ्रिक्शन है उसको खत्म करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है वो मशीन की एफिशिएंसी को कम कर देती है। नेक्स्ट है जी व्हाई स्ट्रिंग would you prefer which string would you prefer to use for knitting on a nylon or cotton one and why? कहते हैं कि अगर आप जैसे घर में कुछ कपड़े वगैरह बुनना चाहिए तो ऐसे होते हैं तो कौन सी आप रस्सी को या कपड़े को बनाने में हमारे पास जो धागा यूज होता है कौन सा होता है, नायलॉन स्ट्रिंग और या फिर कॉटन। वो कह रहे हैं कि नायलॉन स्ट्रिंग जो होती है वो यूज होती है ज़्यादातर वो हो जाता है रिलायबल है, क्योंकि उसमें टेंशन ज़्यादा होती है तो हम यूज करते हैं नायलॉन स्ट्रिंग को। दैट्स व्हाई वी यूज नायलॉन स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें टेंशन जो होती है कॉटन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द रॉकेट वर्क्स। रॉकेट जो होता है वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है जी। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। जो रॉकेट वर्क करता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट है वो लास्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर मोमेंटम इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है कि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से, और ये कॉम्बिनेशन है जी मास और वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड हमारे पास मास वेलोसिटी और वेलोसिटी कोई ना कोई डायरेक्शन में होती है, और वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। हाँ भैया। अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर को समराइज करते हैं, इसकी समरी को देख लेते हैं कि समरी में हमारा क्या है। जो पहली लाइन है, फोर्स इज एन एजेंट व्हिच प्रोड्यूसेस और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन है जी, फोर्स क्या है। बेसिकली अगर कोई भी चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर ये रेस्ट पे है तो इसको मूव करवाने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, वो है एक्चुअल फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है उसको मूव करवाने के लिए कोई चीज जिसकी जरूरत होती है उसको फोर्स कहते हैं, या फिर कोई चीज मूव कर रही है उसको स्टॉप करने के लिए जो चीज रिक्वायर होगी उसको कहते हैं फोर्स। ये फोर्स की डेफिनेशन थी हमारे पास। नेक्स्ट है अ बॉडी विल कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो कहते हैं कि एक बॉडी जो है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से ये मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, इसको स्टॉप करने के लिए जो फोर्स कोई ना कोई फोर्स यूज होगी उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी किसी बॉडी के, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये चाहेगी कि मैंने रेस्ट पे ही रहना है, ठीक है। इसको ये जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ये रेजिस्ट करने के आप सिंपली आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे लगाते हैं तो ये मूव नहीं करेगी, ये चाहेगी कि मैं यहीं पे रहूं। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। अगर आप कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है वो चाहेगी कि मैंने मूव ही करना। जैसे कि आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर एक कोई कार मूव कर रही है किसी स्पीड के साथ, अगर आप फौरन उस पे ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो आपको झटका लगता है, आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि आपका जिस्म जो है वो आगे की तरफ मूव करना चाहता है। ये भी इनर्शिया की एग्जांपल है कि यूनिफॉर्म मोशन के बॉडी मूव कर रही है तो तब वो चाहेगी मैं यूनिफॉर्म मोशन से मूव ही करती हूँ। ये इनर्शिया की हमारी डेफिनेशन है। Okay, next is when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass of object. This is called Newton's second law. Newton's second law simply अगर आपने कोई बॉडी जिसका वैसा में
वो मूव करिए तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन टू प्रोड्यूस होगा, इसको न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू m मैथमेटिकली आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन है उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होगा, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन जो होगी रिएक्शन की वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी एक्शन की। जैसे कि आप एक बॉल को थ्रो करते हैं किसी वॉल पे, अगर बॉल को आप थ्रो करते हैं किसी वॉल पे तो वो बॉल दोबारा आप वहां पे वॉल पे लग के वापस आएगी, तो हमने एक्शन किया तो दोबारा से वहां पे समझिए एक रिएक्शन पे आया, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है। ओके, नेक्स्ट है द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट, यानी कि मास और वेट में जो फर्क है वो कहते हैं कि मास जो है एक क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है, एक चीज में कितना मैटर है। फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ चीज पड़ी हुई है, तो जितना भी मैटर है इसमें